सो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में आपके पास क्या होगा, यहां पे ये नॉर्मल वेरिएबल है इंट ए। सो इस वेरिएबल को मेमोरी एलोकेट कब होगी, कंपाइल टाइम पे ही, ठीक है, बिफोर रनिंग ऑफ या एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, यहां पे आपको मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। लेकिन इन केस ऑफ स्टार पी क्या होगा, मेमोरी एलोकेट कब होगी, रन टाइम। ये हमने स्टार पी मतलब पॉइंटर डिक्लेयर किया है, लेकिन इसको मेमोरी कब एलोकेट होगी, रन टाइम पे। जब भी आप लेट अस सपोज आपने ऐसे कर दिया p इक्वल्स टू एम्परसेंड ए, तो ये वाली जो लाइन नंबर 7 है, ये देखो जब एग्जीक्यूट होगी, रन होगा प्रोग्राम, तभी मेमोरी एलोकेट होगी p को। पॉइंटर का ऑपोजिट होता है, पॉइंटर होता है जिसका एप्लीकेशन पे जाता है और एप्लीकेशन। सो यहाँ पे p इक्वल्स टू एम्परसेंड a, एड्रेस पास किया p का, ठीक है। अब लेट अस सपोज a इक्वल्स टू 700, इसका रिजल्ट क्या आएगा, अगर मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूंगा तो क्या आउटपुट आएगा, 700, क्योंकि p में a का एड्रेस स्टोर है और स्टार p उसको पॉइंट कर रहा है। क्लियर? एक्चुअली सिस्टम थोड़ा सा स्लो है, तो एग्जीक्यूशन में ये टाइम ले रहा है। लेट मी एग्जीक्यूट इट अगेन। यहाँ पे मैसेज डाल देते हैं साथ में ताकि पता लग जाए। तो यहां पे आ गया, देखो वैल्यू इक्वल्स टू 700। क्लियर? ये अब आपने किया स्टार पी यस, अब क्या वैल्यू आनी चाहिए, नाउ द वैल्यू शुड बी 900। 900 क्यों? यहां पे P में किसका एड्रेस है, A का एड्रेस स्टोर कर रहा है, और स्टार P उसकी उस एड्रेस पे वैल्यू बता रहा है, मतलब A के एड्रेस पे जो भी वैल्यू है वो स्टार P। क्लियर? किसी को सर दोनों ही प्रिंट होंगे? हाँ, यहां तो दोनों होंगे, लेकिन मैं लाइन नंबर 11 की बात कर रहा हूं। लाइन नंबर 11 में क्या उसकी बात है, तो A इक्वल्स टू 700, तो स्टार P 700 क्योंकि उसी को पॉइंट कर रहा है, और स्टार P उसकी वैल्यू। स्टार P इक्वल्स टू 900, P में किसका एड्रेस है, A का, तो जिसमें P का एड्रेस है वहां पर वैल्यू आपने 900 कर, तो ऑटोमेटिकली A की वैल्यू भी क्या होगी, 900।
सर यहाँ पे अगर साथ में ए भी प्रिंट करेंगे तो उसकी वैल्यू 900 आएगी। कहाँ पे? स्टार पी के नीचे, ये स्टार पे 900 करने के बाद। हाँ वो ए ही करा है ना हमने, वो 900 वैल्यू की वैल्यू इक्वल्स टू 700, वैल्यू 1 इक्वल्स टू 900। ये देखो इसकी आउटपुट आ गई, ये क्लियर। इस प्रोग्राम में किसी को कोई डाउट हो? अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम जो करेंगे, जैसे आप लोगों ने अभी फ्रेंड फंक्शन का किया है, तो उसमें एक चीज होती है रेफरेंस वेरिएबल यूज होता है। नाम सुना है ना रेफरेंस वेरिएबल का? सो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रेफरेंस वेरिएबल एंड अ पॉइंटर? अगर नहीं पता तो यहां ध्यान से देखना, ठीक है? अगर पता है देन वेल, यस। अब यहां पर अगर मैं ये करूंगा, देखो पहले एड्रेस की बात करें, यहां पे सी आउट एड्रेस ऑफ ए को अगर मैं प्रिंट करवाना चाहता हूं तो एम्परसेंड ए, एड्रेस ऑफ ई को मैं प्रिंट करवाना चाहता हूं तो एम्परसेंड। क्लियर? तो क्या ये सेम आएंगे या अलग अलग आएंगे? अलग अलग, ठीक है। तो यहां पे देखोगे अगर आप स्क्रीन पे, तो एड्रेस दोनों के ए और पी के अलग अलग हैं। इज इट क्लियर? पी और ए के एड्रेस अलग हैं इन केस ऑफ पॉइंटर। नाउ व्हाट इज द सिंटैक्स ऑफ रेफरेंस वेरिएबल? डिफरेंस क्या है रेफरेंस वेरिएबल और इसमें, ठीक है? तो वो आप लोग अभी देखोगे। एक वेरिएबल पी है जिसकी वैल्यू है 900, क्लियर? हमने ये डिक्लेयर किया। नाउ व्हाट इज द सिंटैक्स फॉर रेफरेंस वेरिएबल? यहां पे प्लीज जो भी ये लाइन नंबर 7 को ध्यान से देखो। जो लाइन नंबर 7 है उस पे हमने लिखा है इंट, मतलब इसकी रिटर्न टाइप क्या है, डेटा टाइप इंटीजर टाइप, एम्परसेंड आर। अगर आप यहीं पर सेमीकोलन लगा देते तो एरर इज इक्वल टू पी। इसका मतलब क्या है कि आर इज एन अलायस ऑफ पी। कॉमन एग्जांपल के थ्रू हम कहते हैं कि अगर किसी पर्सन का एक निक नेम है, एक ऑफिशियल नेम है, पर्सन तो सेम ही रहेगा चाहे उसको किसी मर्जी से आप आइडेंटिफाई करो। तो ऐसे ही यहां पर P एंड R जस्ट नाम अलग हैं लेकिन एक ही काम करेंगे। तो यहां पर क्या है कि P और R का एड्रेस भी सेम होगा, वैल्यू तो दोनों में सेम, जैसे पॉइंटर के केस में रिफ्लेक्ट हो रही थी वो तो सेम आएंगी ही आएंगी। लेट अस सपोज यहां पे सी आउट वैल्यू तो यहां पे कितनी वैल्यू प्रिंट होगी? लाइन नंबर 8 की आउटपुट क्या आएगी? 900, ठीक है।
यहां पर इसकी वैल्यू कितनी आएगी भाई? लाइन नंबर 10 की वैल्यू कितनी आएगी? क्वेश्चन है मेरा। सेकंड वाली वैल्यू इसमें वैल्यू आएगी 967। क्लियर? ये किसी को डाउट हो? एनी डाउट हियर? क्योंकि आर का और पी का एड्रेस सेम है। पॉइंटर में क्या था? आर और पी का एड्रेस भी डिफरेंट था, लेकिन पी में आर का एड्रेस स्टोर होता था और पॉइंटर भी उसको वो करता था। लेकिन यहां पर दोनों का एड्रेस भी सेम है, तो लाइन नंबर 12 की आउटपुट सेम आनी चाहिए, एड्रेस दोनों के लिए सेम होना चाहिए। तो यहां पर मुझे आर करना पड़ेगा, क्योंकि यहां वेरिएबल नेम हमने आर कर दिया है। क्लियर? देखो एड्रेस सेम है। एनी डाउट यहां तक? सो रेफरेंस वेरिएबल का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ठीक है, अब बात करेंगे आगे। आज हम तकरीबन 2 कॉन्सेप्ट करेंगे, 2 या 3, जितने भी हमारे पास टाइम ने परमिट किया। एक तो कर लेंगे ये रेफरेंस वेरिएबल डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन और फ्रेंड फंक्शन। ठीक है, सो यहां पे अभी आपके पास ये है। अब आप लोगों के पास अगर मैं कहूं कि आपने स्वैपिंग ऑफ 2 नंबर्स का प्रोग्राम बनाना है यूजिंग रेफरेंस वेरिएबल, नॉट यूजिंग पॉइंटर, कॉल बाय रेफरेंस ही बोलोगे यहां भी, लेकिन वो क्या होगा? यूजिंग रेफरेंस वेरिएबल इंस्टेड ऑफ पॉइंटर्स। अच्छा, तो मुझे एक बात बताओ कि यहां पर जो रेफरेंस वेरिएबल है इसमें अलग से मेमोरी भी यूज नहीं होती, तो ये तो पॉइंटर से अच्छा हो गया। सो देन व्हाट इज द नीड फॉर पॉइंटर्स? पहली बात कि पॉइंटर्स को जो मेमोरी एलोकेट करी है वो आप डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे सी में आप फ्री करते हो, यहां डिलीट करोगे। सेकंड, के पॉइंटर्स को आप किसी और वेरिएबल को रीअसाइन कर सकते हो, रेफरेंस वेरिएबल को। ये तो हो सकते हैं कि दो कोई और रेफरेंस वेरिएबल इसको रेफर करते हैं, लेकिन इसको पहले पी को कर दिया फिर किसी और को नहीं करेंगे। अगर आप इन 10% आर बाद में किसी और को लिखोगे ना, 10% आर इक्वल्स टू दिस, वो एरर देगा। क्लियर है दोनों में डिफरेंस? सो अब जो प्रोग्राम बोला है स्वैपिंग ऑफ 2 नंबर्स यूजिंग रेफरेंस वेरिएबल या कॉल बाय रेफरेंस। ठीक है, तो उसको देखेंगे। यहां पर अब इस प्रोग्राम में हम स्वैपिंग ऑफ 2 नंबर्स के लिए कोड करते हैं। यहां पर 2 वेरिएबल्स लिए ए एंड बी। ठीक है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। यहां पे अब आपके पास क्या है? आपने लिखा void swap int ampersand c int ampersand d। लाइन नंबर 13 में आपका स्वैप फंक्शन कॉल हुआ। स्वैप फंक्शन कॉल हुआ स्वैप ए
So that means int ampersand c is equal to a. That means c is an alias of a. d is an alias of b. तो जो c में वैल्यू रिफ्लेक्ट होगी वो a में भी रिफ्लेक्ट होगी, जो d में रिफ्लेक्ट होगी वो b में भी रिफ्लेक्ट होगी, जैसे ही हमने पिछले प्रोग्राम में किया है। तो ये भी कॉल बाय रेफरेंस है। आपको यहां देखने से लगेगा कि कॉल बाय वैल्यू है, लेकिन इस स्वैप फंक्शन के पैरामीटर्स में क्या है, हमने रेफरेंस वेरिएबल पास करे हैं, आर्गुमेंट्स लिखे हैं, तो ये कॉल बाय रेफरेंस है। तो इसकी आउटपुट भी क्या आएगी, ठीक है, स्वैप हो गए ना 76 एंड 9 इसकी आउटपुट है। क्लियर, ये प्रोग्राम क्लियर हुआ। रेफरेंस वेरिएबल का यूज भी हमने करके देख लिया। अब नेक्स्ट जो आपको नेक्स्ट असाइनमेंट में दिया गया है कि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। अब यहां पर सी में आपके पास मैलोक यूज होता था, उसमें साइज ऑफ ऑपरेटर भी यूज होता था मैलोक के साथ, ठीक है। यहाँ पे न्यू ऑपरेटर यूज होगा, इसमें कोई साइज ऑफ की रिक्वायरमेंट ही नहीं, ऑटोमेटिकली कंपाइलर हमारे लिए करता है। ऐसी फ्री की जगह यहाँ पे डिलीट है। मैलोक एंड फ्री आर फंक्शंस, न्यू एंड डिलीट आर ऑपरेटर्स, ये याद रखना। जैसे printf एंड scanf आर फंक्शंस, cin एंड cout आर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। न्यू एंड डिलीट आर ऑपरेटर्स। तो अब यहाँ डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का एक प्रोग्राम करते हैं छोटा सा। यस, वो ये तो मैं रिकॉर्डिंग आपको सेंड कर दूंगा, इसकी कोई रिकॉर्डिंग ऑन ही होगी। यस, रिकॉर्डिंग इज ऑन। सो मैं यहाँ पर इसकी रिकॉर्डिंग आपको सेंड कर दूंगा। नेक्स्ट है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। इंट पॉइंटर पी, पिछले प्रोग्राम में हमने क्या किया था, एक और वेरिएबल a लिखा था, इंट पॉइंटर p इक्वल्स टू %a, तो p में a का एड्रेस पास कर रहे थे। अब यहाँ पर किसी और वेरिएबल का नहीं, कंपाइलर से या ऑपरेटिंग सिस्टम से रैम का में मेमोरी खुद से एलोकेट करने की, ठीक है। अब इसका सिंटैक्स क्या है, अगर मैं ऐसे कर दूंगा ना तो ये इंटीजर टाइप की मेमोरी एलोकेट, इससे क्या होगा, इंटीजर टाइप की p को मेमोरी एलोकेट हो जाएगी, मतलब कितनी, 4 बाइट्स। तो यहां पे अगर मैंने राउंड ब्रैकेट्स में ये लिख दिया, तो जो एड्रेस पे ऑपरेटिंग सिस्टम ने इस p को एलोकेट किया उस पे वैल्यू हो जाएगी 6। दैट मींस स्टार p इज इक्वल टू 6। सी आउट स्टार p किया तो ये क्या होगा 6, ठीक है। तो ये 6 आ गया, देखो, ठीक है। नाउ हाउ वी कैन फ्री दिस मेमोरी, जो हमने एलोकेट करी है इसको फ्री कैसे करें, ठीक है। ये मेमोरी हमने एलोकेट करी है तो इसको फ्री कैसे किया जाए। तो आपने जस्ट यू हैव रिटन डिलीट p,
अब यहाँ पर P से हमें वो मेमोरी फ्री करवा दी। अब P वैसी उस एड्रेस पे कुछ भी हो तो, लेकिन वो P के कंट्रोल में नहीं। तो अब अगर इसके बाद आप सी आउट स्टार P करोगे, ठीक है, पहले वाले लाइन नंबर 7 की आउटपुट क्या आनी चाहिए, 6, लेकिन लाइन नंबर 9 पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं, तो कुछ भी वैल्यू प्रिंट हो सकती है, ठीक है। ये देखो पहले 6 हुई, फिर उसके बाद एक गार्बेज वैल्यू या कोई भी दो। ऐसा क्यों होता है? अब कई केस में बाय रैंडमली ये 6 भी आ सकता है, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। ऐसा क्यों? पहले क्या था कि ऑपरेटिंग सिस्टम ने P के लिए ये एड्रेस स्टोर किया होगा, तो स्टार्ट P में आपने 6 स्टोर करवाया था, तो 6 प्रिंट हो रहा। जैसे ही आपने डिलीट P करा, तब अगेन वो वाला एड्रेस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए फ्री हो गया। उसकी मर्जी है ऑपरेटिंग सिस्टम की, चाहे वो उसको एज इट इज रखे, चाहे उसमें वैल्यू चेंज करे, ठीक है। ये क्लियर है। अब जो नेक्स्ट हम देखेंगे, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन ऑफ एन एरे। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन ऑफ एन एरे, वो कैसे होगी? अब अगर एरे को करना है किसी पॉइंटर को पॉइंट, तो लगा कंटिन्यूअस, अगर 5 मेमोरी लोकेशंस हैं तो उसी को वो स्टार्टिंग बेस एड्रेस पे पॉइंट करेगा, लेकिन उसके लिए कितनी मेमोरी एलोकेट हो जाएगी? 5 इंटीजर टाइप। तो उसका सिंटेक्स पहली बात क्या है? जब आपने स्क्वायर ब्रैकेट में यहां लिखा, तो उसका मतलब क्या हो गया कि यू हैव एलोकेटेड 5 इंटीजर वेरिएबल्स की आपने वैल्यू एलोकेट कर दी, जो कि कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशंस में हो। लेकिन ये कब होगी? रन टाइम। रिटर्न 0 बाय डिफॉल्ट से कंपाइलर कर ले, अगर नहीं लिखते तो रिटर्न 0 बाय डिफॉल्ट से कंपाइलर कर ले। क्लियर? तो यहां पे अब क्या है? डिलीट P। अब सी आउट स्टार P का तो यहाँ पे क्या क्या प्रिंट होगा? कुछ भी नहीं, हमने कुछ वैल्यूज इनपुट तो करवाई नहीं, जो है वो ऐसी होगी। तो यहाँ पे आप वैल्यूज कैसे इनपुट करवा सकते हैं? यूजिंग लूप्स। एरे को हमेशा लूप के साथ आप डील करते हो। देखो पूरे के पूरे एरे को डिलीट करने का सिंटेक्स क्या है? डिलीट एंड दिस। पूरे के पूरे एरे को आपने रन टाइम पे डिलीट कैसे किया? ऐसे।
लाइन नंबर 13 को देखो, ये सिंटेक्स है, ठीक है। सो अब यहाँ पे देखो तो मैंने क्या प्रिंट करवा लिया कि बिफोर डिलीशन क्या है और आफ्टर डिलीट ऑपरेटर क्या है, ठीक है। सो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं, देखो यहाँ पे नंबर्स बिफोर डिलीशन क्या है, 1 2 3 4 5 और उसके बाद कुछ रैंडम वैल्यूज हैं, ठीक है। यहां पे इसको क्लैरिटी के लिए एंडल यूज कर लेते हैं। यहां पे देखो 5 नंबर क्या थे आपके, 1 2 3 4 5, बाकी सारे नंबर तो उसने डिलीट कर दिए, लेकिन बाई चांस जो फिफ्थ था वो एज इट इज है, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि ऑपरेटिंग सिस्टम सभी की सभी को ही पूरा क्लियर। कितना क्लियर हुआ? न्यू डिलीट ऑपरेटर का बेसिक क्लियर हुआ, किसी को डाउट? अब जो आपके लैब असाइनमेंट नंबर 3 में है या 4 में है, ये 3 में, 3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, अब क्लास के रिलेटेड है। क्लास में आपके पास वो एक्चुअली में जो थोड़ा सा क्वेश्चन में गलती है, उन्होंने डेटा वेरिएबल को लिया हुआ है पॉइंटर में, तो हम वो भी करेंगे और उसके बाद क्लास पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट्स एंड पॉइंटर टू एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी करेंगे। ये पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट्स भी करेंगे और पॉइंटर टू एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी करेंगे। Yes, here is P or data variable? यहाँ पे P क्या डेटा वेरिएबल है? नो, डेटा वेरिएबल तो नहीं है, पॉइंटर है, पॉइंटर इंटीजर पॉइंटर है यहाँ पे, क्लियर। सो लेकिन ये पॉइंटर टू डेटा वेरिएबल आप बोल सकते हो। इंट स्टार पी किया तो ये क्लास ए के अंदर डिफाइंड है, तो पॉइंटर टू डेटा वेरिएबल बोल सकते हैं। तो इसका स्कोप क्या है? प्राइवेट। तो ये लाइन नंबर 7 से क्या स्टार्ट हो गया? कंस्ट्रक्टर। लाइन नंबर 7 से क्या स्टार्ट हो गया आपका? कंस्ट्रक्टर। तो आप सीधा कंस्ट्रक्टर में ही एलोकेट कर लो इसको, P इज इक्वल टू न्यू इंट
यस, इस प्रोग्राम की आउटपुट कैसे क्या होगी? तो यहाँ पे देखो आपने AOB1, तो आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, तो कंट्रोल कहाँ जाएगा? कंस्ट्रक्टर के पास। तो वहां पे आपके पास क्या हुआ? P इज इक्वल टू न्यू इन 6, तो वैल्यू क्या होगी स्टार P में? 6। तो देन यू हैव डिक्लेयर्ड OB1 डॉट डिस्प्ले, यहाँ पे आपने कॉल किया है, तो आपके पास 6 डिस्प्ले होना चाहिए। तो यहाँ पे 6 आपका डिस्प्ले हो गया। एनी डाउट? ये काफी इजी था। आपको जो लैब असाइनमेंट है उसमें क्या बोला गया है कि आपने एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स के साथ ये करना है। तो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स के साथ आप करना चाहते हो? तो यहां क्या बनेगा? एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स बन गया ऑफ AOB3। तो यहां पे अब आपके पास 3 ऑब्जेक्ट टाइप की ये मेमोरी एलोकेट करेगा, तो 3 बार कंस्ट्रक्टर चलेगा। सो आई एम राइटिंग हियर क्लियर। तो मैंने अब यहाँ पे क्या किया कि हर बार यूजर से ऑब्जेक्ट के लिए वैल्यू पूछ ली। क्लियर। सो अब इसकी आउटपुट क्या आएगी? जो भी मैं यूजर इनपुट करेगा वही इसकी आउटपुट आनी चाहिए। ठीक है। यहां पर क्योंकि लूप के साथ हमें करना पड़ेगा, तो वही वैल्यूज प्रिंट हो जो मैंने इनपुट करी थी। तो यहाँ पे देखो 11, 2 एंड 3 वो यहाँ पे प्रिंट हो। क्लियर? ये प्रोग्राम क्लियर है? इसमें किसी को डाउट? ये तो देखो इजी था कि यहाँ पे हमने डेटा वेरिएबल को पॉइंटर लिया तो उसको डायनेमिक मेमोरी के साथ। बट इन केस वी हैव पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट्स और पॉइंटर टू एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, उसमें डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कैसे काम करता है? ठीक है। एक हमारे पास है पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट्स, एक पॉइंटर टू एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब उस केस में हम ये चेक करेंगे। उसको देख करने से पहले एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे आप देखोगे कॉन्सेप्ट जो अभी पेंडिंग रह गया। डिस्ट्रक्टर सभी को क्लियर है ना? ये
यहाँ पर 3 ऑब्जेक्ट्स बने तो 3 बार आपका कंस्ट्रक्टर चलना चाहिए। कंस्ट्रक्टर चला भी उस केस में, हमने अभी देखा सी इन स्टेटमेंट हमें 3 बार देनी पड़ी, तो कंस्ट्रक्टर 3 बार चला। लेकिन यहाँ पर आप लाइन नंबर 22 में जो मैंने मैसेज डिस्प्ले करा है उससे आप समझ गए होंगे कि इस केस में डिस्ट्रक्टर नहीं चलेगा। वो क्यों नहीं चलेगा? ठीक है, वो क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि यहाँ पर क्या मेमोरी एलोकेट आपके लिए कंपाइलर कर रहा है? नहीं, आप न्यू वेरिएबल न्यू ऑपरेटर के साथ मेमोरी एलोकेट करवा रहे हैं। ठीक है, तो अब इस केस में आपके पास, लेकिन यहां पर हमने सॉरी यहां पे जो मेमोरी करी हुई है, अगर ये ऐसे होता ना ए स्टार ओबी, ए स्टार ओबी होता ये, ठीक है। सपोज करो कंस्ट्रक्टर में ये नॉर्मल वेरिएबल है इंट पी, क्लियर? यहां पे ये अब नॉर्मल वेरिएबल है इंट पी, और आपने ये कर दिया आप क्या करते थे, इंट स्टार पी इज इक्वल टू न्यू इंट, तो इंटीजर टाइप की मेमोरी एलोकेट होती थी। यहां पर किस टाइप की मेमोरी एलोकेट होती थी? ए टाइप। ए इज यूजर डिफाइंड टाइप, तो ए टाइप की आपकी मेमोरी एलोकेट होगी और कंस्ट्रक्टर चलेगा। ठीक है, जब भी आपने पॉइंटर के साथ करना है तो आपको एरो ऑपरेटर यूज करना पड़ता है। यही आपने स्ट्रक्चर में भी करा होगा लास्ट ईयर, तो यहां भी आपने वैसे ही करा। तो यहां भी आपके पास एरो ऑपरेटर में आपने एरो ऑपरेटर के साथ फंक्शन को कॉल किया। ऐसे होगा। इस पॉइंट में किसी को कोई डाउट हो? यस, सभी इस प्रोग्राम को देखो भाई, ए स्टार ओबी इक्वल्स टू न्यू ए, ठीक है, और यहां पे मैंने इसको ऐसे कर दिया, तो कंस्ट्रक्टर चलेगा। लाइन नंबर 29 के साथ कंस्ट्रक्टर चलेगा। इसमें किसी को डाउट हो? लाइन नंबर 29 के साथ कंस्ट्रक्टर चलेगा, क्योंकि आप ए टाइप की मेमोरी एलोकेट करवा रहे हो। जब भी कंस्ट्रक्टर का क्या काम है, जब भी मेमोरी एलोकेट होती है ऑब्जेक्ट को, तो क्या होगा, कंस्ट्रक्टर चलता है। यहां भी ए टाइप की मेमोरी एलोकेट हो रही है, इसके लिए पॉइंटर कंस्ट्रक्टर चलेगा। आपने अभी तक देखा है कि जैसे ही लाइन नंबर 32 एनकाउंटर होगी तो क्या होता है, डिस्ट्रक्टर चलता है ना, क्योंकि उसका स्कोप खत्म होता है ऑब्जेक्ट का, तो डिस्ट्रक्टर चलता है। तो क्या इस केस में चलेगा? सॉरी, यहां सी आउट स्टार पी कुछ है नहीं तो पी लिखेंगे। ठीक है, अब हमारे से उसने वैल्यू पूछी तो हमने लिखा 11। कंस्ट्रक्टर चला लेकिन डिस्ट्रक्टर नहीं चला। ये डिस्ट्रक्टर क्यों नहीं चला? क्योंकि मेमोरी एलोकेट आपने खुद करवाई है, तो आपको डिस्ट्रक्टर में खुद से डिलीट करना पड़ेगा, तभी डिस्ट्रक्टर चलेगा। मतलब उसका क्या है, डिलीट ओबी। अपन डायरेक्ट डिलीट ओबी करके डिस्ट्रक्टर चला, तो अगर डिस्ट्रक्टर नहीं चला मतलब वो मेमोरी लीकेज होगी ना। मेमोरी तो वो अभी तक आपने एलोकेट करवा रखी है, या प्रोग्राम टर्मिनेट भी हो गया, तो ये तो बैड प्रोग्रामिंग होगी ना। तो आपको अब डिस्ट्रक्टर चला ना,
ये पॉइंट क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट हो इस पॉइंट में? प्लीज इसको एग्जीक्यूट करके देख लो, क्योंकि अब फिर थोड़ा ज्यादा हो जाएगा अगर मैं बोलता रहा। तो एक बार आप एग्जीक्यूट करके इसको देख लो। हाँ, एक